हेलो जेई एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज इस YouTube के सेशन में, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं आखिरी एक हफ्ते की जेई मेन केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजीज। जी हां, हमें लास्ट के एक वीक में किस किस चीज पे ध्यान देना है, इस पे हमें बातचीत करनी है। और मुझे पता है सारे बच्चे ये कह रहे थे मुझसे, सर एक बात बता दो, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। अरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही नहीं बच्चों, मैं आपको आज सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में भी कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, वो जो जेई मेन में ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। और वो बच्चे वो केवल अगर उन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज ध्यान देके चले गए तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप लोगों का 90+ स्कोर आएगा ही आएगा जेई मेन केमिस्ट्री में। तो जेई मेन केमिस्ट्री के 2025 के जनवरी सेशन के लिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले एक बात, अ पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ पर्सन विदाउट एनी प्लान। जी हाँ, अगर आप प्लानिंग के संग जा रहे हैं, आपने स्मार्ट तरीके से तैयारी की है, आपने उन सारे चैप्टर्स पे, उन सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स पे ध्यान दिया है जो ज्यादा मार्क्स फेचिंग है, मैं आपको बता रहा हूं विनर आप ही होंगे। ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं होता, स्मार्ट मेहनत करना जरूरी होता है, और उसके लिए हमेशा एक प्रॉपर प्लान चाहिए। तो मैं कहूंगा प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। आपका प्लान तब वर्क करेगा जब आप उसके हिसाब से काम करेंगे, पर उससे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग आप मेरे साथ यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन की केमिस्ट्री 2025 की स्ट्रेटेजीज को लेके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जेई मेन 2025 की, कैसे स्टडी करनी चाहिए केमिस्ट्री, कैसे रिवाइज करनी चाहिए। हमने R&D किया, मतलब हमने लास्ट 6 ईयर्स की PYQ जो भी जेई मेन में आए सारे देखे, इंडिविजुअली, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबका हमने एनालिसिस किया है। चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसमें भी सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेटेज दैट हैज बीन अपीयरिंग इन लास्ट 6 ईयर्स पेपर, वो भी सारी एनालिसिस आपके सामने आएगी। साथ में हम लोग अब बताने वाले हैं कैसे रिवाइज करनी चाहिए केमिस्ट्री। अब देखिए, आप स्टडी योर नोट्स अलोंग विद एनसीईआरटी। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास जो भी नोट्स हैं वो ही आपके लिए बेस्ट रिसोर्स हैं। एनसीईआरटी और आपके नोट्स, कहीं और सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ बनाने चाहिए, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं लास्ट मोमेंट तक आपके पास रहे, तो इसको हम सिनॉप्सिस का नाम दे सकते हैं। फॉर दोज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आप लास्ट मोमेंट तक याद रखना चाहते हैं, दिस हेल्प्स टू स्कोर इन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो जेईई मेन में बहुत पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा के दे रहे हैं आजकल, वो आपको तो पता ही है। रिवाइज डाउटफुल कंसेप्ट इन ईच टॉपिक। अब तक आपके जो भी डाउटफुल कंसेप्ट थे उनको जरूर रिवाइज कीजिएगा। जी हाँ, ये लिस्ट यूनिक है आप सभी के लिए। हर बच्चे की डाउटफुल लिस्ट अलग होती है, वो केवल अपनी डाउटफुल लिस्ट पे जाए, जहां पे उसने गलतियां की हैं पिछले कुछ टाइम में, उन सब चीजों को जाके आपको रिवाइज करना ही है। यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस सच कंसेप्ट ऑन प्रायोरिटी, जिससे एग्जाम में उस पर गलतियां ना हो। साथ में मैं एक बात तो बोलूंगा, आपको उन डाउटफुल टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए, और बेस्ट सोर्स इसके लिए आपके लिए क्या है, लास्ट 5 ईयर्स PYQ। लास्ट 5 ईयर्स PYQ के उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो दिए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे, आपको वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी है वो जरूर याद रखनी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए रहते हैं, यूजेस दिए रहते हैं, इस पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी से बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू लर्न एग्जांपल, यूजेस एंड अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी इन सिलेक्टेड टॉपिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं लास्ट 6 ईयर्स की एनालिसिस देखूं तो ये हमारा वेटेज आया। अगर हम 2024 की बात करें, जो भी हमारे पेपर्स हुए उसमें करीब 20 पेपर हुए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 600 क्वेश्चन टोटल आए, उसमें से मोल और एडॉक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री आप देख सकते हैं इस बार नहीं पूछी गई, क्योंकि इस साल 2024 ऑनवर्ड सरफेस केमिस्ट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। इस बार 2025 में भी वो सिलेबस का पार्ट
नहीं है, तो आप सेफली इसको छोड़ के जा सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स की वेटेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा देखा जाए 22.6% वेटेज मुझे मोल और रेडॉक्स से मिल रही है 2024 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की वेटेज तो मैं आसानी से कह सकता हूं आपको मोल रेडॉक्स तो बहुत अच्छे से करके जाना ही है, साथ में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पिछले 6 साल के ट्रेंड्स के हिसाब से अगर मैं पाई डायग्राम लेकर आऊं तो हम देख रहे हैं मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स को बहुत अच्छी परसेंटेज मिली हुई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, केमिकल काइनेटिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स को, इक्विलिब्रियम को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, लिक्विड सॉल्यूशन को। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स की है, बट स्टिल आई विल लाइक टू से वन थिंग, ये सारे टॉपिक्स जो आपके बाद में भी दिख रहे हैं ये भी 10% के आसपास कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वैल्यू रख रहे हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हम करके जाएंगे, पर इन चैप्टर्स को करते वक्त हमें ध्यान देना है उन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे जिस पे खास तौर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, लिमिटिंग रिएजेंट, कंबशन रिएक्शंस पे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, मोल कंसेप्ट पे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोज मॉडल, बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज इनको जरूर करके जाइएगा। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं लिखा है, मतलब इस पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपको उसमें तकलीफ है तो आप उसको सेफली छोड़ भी सकते हैं। जी हाँ, क्या करना है, हमें लास्ट मोमेंट में वही पिक करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो इक्विवेलेंस कांसेप्ट, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे आसानी से फोकस कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू, डेल्टा एच, किरचॉफ इक्वेशन। जी हाँ, डेल्टा यू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डेल्टा एच डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैलकुलेट कराना पूछते रहते हैं। साथ में हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब एंथैल्पी, हीट ऑफ मिटाइजेशन। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से पूछते रहते हैं। और भैया ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता रहा है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी हाँ, इसका एप्लीकेशन भी अच्छा खासा पूछते रहते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स रेडॉक्स रिएक्शन में। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपीकेसी, सिंपल केपीकेसी वाला क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और साथ में पूछते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन और गिब्स फ्री एनर्जी वाले क्वेश्चन। जी हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशनशिप भी पूछते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आपको पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछते रहते हैं। और पीएच का अगर आपको निर्णय लेना है तो आपको फाइनली क्या करना है, सारे एसिड बेस रिएक्ट कराने हैं। सारे एसिड बेस रिएक्ट करा के फाइनली आपके पास क्या बचा, सॉल्ट बचा, साथ में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग वैसे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सब कुछ ये सब देखना है। फाइनली एसिड बेस रिएक्ट करने के बाद फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा, जिससे आप निर्णय ले पाएंगे बफर बना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सारे एसिड बेस रिएक्ट करा के फाइनल कंडीशन जो आती है उस पर करना है। साथ में आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्गर एसिड्स एंड स्ट्रॉन्गर बेसिस रिएक्ट फर्स्ट। जी हाँ, ये कंसेप्ट लगाना है, आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आपको देखना है किस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, सॉल्युबिलिटी पे ही ज्यादा आते हैं। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट लॉ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, ऑप्टिकल रोटेशन। पर इस चैप्टर की अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज मानूं तो जी हाँ, यही है, यही वो टॉपिक है जिसपे आपको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आरईएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, सब क्वेश्चंस इस पे ही ज्यादा पूछे जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर हमारा मेजॉरिटी एम्फेसिस यहाँ पर है। जी हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद वांट ऑफ फैक्टर, और हम देखते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूल, ये हमारा मेजर पार्ट है। अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन में प्राइमरीली कुछ करना है तो ये जरूर करके जाइएगा। अब हमारी ये बातचीत हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल पोटेंशियल रिलेशनशिप विद डेल्टा जी, ये पूछा ही जाता है।
नर्स्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ये भी पूछा जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, फैराडेज लॉ वाले पूछे जा रहे हैं। ये दोनों बहुत आसान टॉपिक है, इनको जरूर अच्छे से करके जाइएगा। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरफ चलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम प्लानिंग करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक की, तो हमारे को दो तरीके से देखना होगा। ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इसका क्या है, इसका स्टडी मटेरियल कौन सा, हमें कहीं ना कहीं कैसे फॉलो करना है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल पार्ट एंड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, कुछ लॉजिकल से होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन याद करके भी होगा। स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली आपके नोट्स बेस्ट पार्ट, एनसीईआरटी बुक्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज ऑफ जेईई मेन। जी हाँ, ये सब अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपका आईयूसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जेईई मेन एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड ओनली इन आस्किंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कलर ऑफ Cu2+ इज ब्लू, यही उसको चाहिए, कलर पूछेगा। रीजन आपको नहीं भी पता है तो चलेगा। हालांकि एवरी कलर हैज लॉजिक, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जीडी इंटरेक्शन, पोलराइजेशन, क्रिस्टल इफेक्ट एक्सेट्रा, पर ये सब जेईई मेन में नहीं चाहिए बच्चों, केवल इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑलमोस्ट 80% लॉजिकल क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं लास्ट 6 इयर्स का ट्रेंड देखूं तो हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये रहा हमारा सॉल्ट एनालिसिस कोऑर्डिनेशन। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन अयनिक कंपाउंड्स, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये सब 2024 ऑनवर्ड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। तो इस वजह से बाकी सारे टॉपिक्स में वेटेज अपने आप बढ़ गया। तो वेटेज यहाँ बढ़ने से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि कम पढ़ के इसमें ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं बच्चे। और हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही हमारा मेजर पोर्शन है। पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, वैसे ये सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया है, जो अब हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ध्यान देना है हमें डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस पे, इस पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, ध्यान देना है केमिकल बॉन्डिंग पे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना एफ ब्लॉक पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारे मेजर स्टेक्स होल्डर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसको दो पार्ट में कर रहे हैं। एक वो पार्ट जैसे केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, इसका मैक्सिमम वेटेज तो है, और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन लॉजिकल हैं, जैसे वीबीटी, वीएससीपीआर थ्योरी, एमओटी, ये सब बड़े लॉजिकल हैं। यहाँ पे इतना रटना नहीं पड़ता और क्वेश्चन आसानी से लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट क्या करना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये करने के बाद आपने लॉजिकल क्वेश्चंस अपने एंश्योर कर ही लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिनॉप्सिस बनाने की। जैसे ही आपने सिनॉप्सिस बनाई तो आप इन टॉपिक्स को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है एक्सेप्शंस के बारे में, स्पेशल केसेस के बारे में, जो आप सिनॉप्सिस में लिख लेंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी से हो जाते हैं, केवल आपको एक्सेप्शंस और स्पेशल केसेस रखने हैं अपनी सिनॉप्सिस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री, सॉल्ट, ये सबकी सिनॉप्सिस आपको बनानी ही पड़ेगी। और इस सिनॉप्सिस में ब्लॉक केमिस्ट्री, सॉल्ट में आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं आपको बात करूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड, ये सब इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस, कैंडाइड एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ वीएससीपीआर थ्योरी, एमओटी, बेंज रूल, ड्रैगोज रूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज, वीबीटी, इंट्रोडक्शन हाइब्रिडेशन, ये तो बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे आसानी से मार्क्स लाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बात होती है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, स्टीरियोआइसोमरिज्म, सीएफटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे ये इतनी छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आए हैं लास्ट ईयर, मुझे उम्मीद है इस साल भी आएंगे। पी ब्लॉक की बात करें, ये केवल बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, टेबल्स दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में,
जो टेबल्स दी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। लास्ट ईयर इस पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑक्सी एसिड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस कंपाउंड, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। वेट टेस्ट फॉर हेलोजन, नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, फोस्फेट, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स फ्रॉम ग्रुप 1 to 6। जी हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। यहाँ पे फ्लेम टेस्ट वगैरह, कलर भी आपको याद करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारी प्लानिंग क्या है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल को लेके। तो जी हाँ, नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, एनालिटिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। पर स्टडी मटेरियल हमारे नोट्स, एनसीईआरटी, स्पेसिफिक टॉपिक्स, पीवीएस और जेईई मेन, पीवाईक्यूज हमें सारे करने होंगे। अब मैं अगर एनालिसिस करना चाहूँ पिछले कुछ साल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो चैप्टर्स हैं पॉलीमर और केमिस्ट्री लाइव लास्ट ईयर से गायब है। बाकी पूरी ऑर्गेनिक हमारे बहुत काम की है। ऑर्गेनिक का इनफैक्ट बहुत मेजर रोल है आपका पूरी केमिस्ट्री में मार्क्स लाने के लिए। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नाम अगर लूंगा तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लूंगा। हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमीन, पीओसी। जी हाँ बेटा, पीओसी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर। तो मैं आपको बताऊं एक्चुअली देखा है पूरी ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड है, आप बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करके नहीं चल सकते। फिर भी दो पार्ट कह सकता हूँ बेसिक पार्ट इन ऑर्गेनिक का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये आपको अच्छे से कर लेते तो बाकी आपके लिए और चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये सारा वेटेज हमने बनाया है लास्ट 6 ईयर्स का, ये आपने देख लिया। अब मैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की बात करूं, आईयूपीएसी नेम डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सिंपल आता है इस पे क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखिएगा। जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑर्थो इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, एसआईपी, ठीक है, और एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ये सारे के सारे ऐसे सब टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स वेटेज वाइज लेकर आया हूं, पूरी आरएनडी की है हमने। और आइसोमेरिज्म में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे संग में 3D रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल्स, कॉन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कम है, स्ट्रक्चरल पे और भी कम है। और हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो एल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं 70% क्वेश्चन अगर हाइड्रोकार्बन में पूछे गए हैं तो एल्कीन्स पूछे गए हैं। रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स उतना ज़्यादा फिर भी नहीं है। मेन आपको इसी पे ध्यान रखना है, एल्कीन्स पे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जी हाँ, फिनॉल उनका फेवरेट टॉपिक है जेईई मेन का, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में, कोलबिश में, रीमर पता नहीं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, एफईसीएल देता है, लिबरमैन, नाइट्रोसो टेस्ट, रिएक्शन विद फिनोल्फथीन, ये सब इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, डायजोनियम सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायजोनियम एंड इट्स कपलिंग, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एल्का हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मोनो हैलाइड्स की काफ़ी है पढ़ना। गिगनार रिएजेंट में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके काम की हैं। एल्कोहल ईथर में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईथर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एल्कोहल्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हेलोफॉर्म रिएक्शन। जी हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्डोल विल्डोल, थोड़े बहुत नेम रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड ग्रुप, हीटिंग इफेक्ट, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट आपको पता है क्या हीट करने से CO2 वगैरह निकल जाती है। अमीन्स की बात करें, अमोनियम डिस्टिलेट ऑफ एल्काइल हैलाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन, जी हाँ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्बल अमीन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, जी हाँ ये सब फैक्चुअल ऐसी चीजें हैं जो बार बार पूछी जानी है। एग्जैक्टली जैसे कार्बल अमीन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन्स, इस पे कितनी बार क्वेश्चन आ गया, मैं आपको क्या बताऊं। बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड सारे पढ़ने पड़ेंगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, डाइसैकेराइड्स, इनके स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा जोर है, सेपरेशन टेक्निक वगैरह सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसको किससे सेपरेट करते हैं। क्वालिटेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वांटिटेटिव में भी जलडाल मेथड ये सब जो आपको दिया रहता है ये भी आपको पढ़ के जाना ही होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो रिवीजन ऑफ मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स आपको करने ही है। और मेरी बात मानिए, रिवाइज 20 रिएक्शंस डेली, आप बहुत जल्दी 100 रिएक्शन से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम हो जाता है। मोर एम्फोसिस ऑन 12th NCERT, जी हाँ 12th NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात,
फोकस मोर ऑन रिएजेंट्स, उनके फंक्शन रेदर देन ऑन मैकेनिज्म। रिएजेंट, फंक्शन, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, बस आपने यही कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जंग जीत जाएंगे। कुछ खास बातें जो मुझे आपको बतानी है केमिस्ट्री रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करिए तो जनरल सबके लिए लागू होती है। वीक टॉपिक्स का सिंपल ओवरव्यू भी कई बार काम आ जाता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। आपको इस समय एमसीक्यूज, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दोनों पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार का हमारा जो एग्जामिनेशन है उसमें कोई चॉइस नहीं है इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में। गिव मॉक टेस्ट पेपर्स एंड डू द प्रॉपर एनालिसिस, और राइट और टेस्ट मिस्टेक्स एंड गिव सेल्फ पनिशमेंट। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं। मेरा आपसे कहना है, अगर आपने खुद को सेल्फ पनिशमेंट देना शुरू कर दिया, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ वो आपने 3-3 4 बार दोबारा से प्रैक्टिस किया, आई एम डैम श्योर आपकी सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक होनी बंद हो जाएंगी। क्या नहीं करना है, डोंट पैनिक। आप देखिए, जस्ट अबाउट 50% टू गेट रिनाउंड एनआईटी। 50% मार्क्स से ऊपर आते हैं, आपको कोई बढ़िया एनआईटी तो मिल जाएगी, ऑब्वियसली आपका एंट्री टिकट पक्का हो जाएगा जेईई एडवांस के लिए। डोंट स्टार्ट एनी न्यू बुक। जी हाँ, अब आपके पास कुछ भी नया देखने का टाइम नहीं है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास मटेरियल आपने किया है उसी को देखना है। डोंट टेक रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ। जी हाँ, कोई रिस्क नहीं लेनी, कहीं स्पोर्ट्स पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आप घर में चुपचाप आराम से बैठिए, नहीं तो कहीं हाथ पे तोड़वा लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डोंट वेस्ट योर टाइम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, प्लीज इसके लिए अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में पेपर सर्कमस्क्रिप्शन, केमिस्ट्री के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है पेपर के दौरान। जी हाँ, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ध्यान रखनी होती है, कई बार जल्दी में बैलेंसिंग नहीं की, गेम गड़बड़। साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ गैस में नेगेटिव है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स, जी हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे अदर फिजिकल वेरिएबल्स के यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता लग जाता है। एक्सेप्शन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, सिनॉप्सिस लिखेंगे तो एक्सेप्शन, स्पेशल केसेस जरूर याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर, इससे कई बार चीजें हमारी बहुत आसान हो सकती हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड द ऑक्टेट, प्लीज इस बात का ध्यान रख लीजिए। ये ऐसी चीजें जो कई बार हमारे क्वेश्चंस को आसान कर देती है, कई बार हमारे लिए आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। स्पेशल कंडीशन लाइक स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, जी हाँ, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन खूब आते हैं, फटाफट आप इसके बेसिस पर कर लेते हैं। रिएजेंट्स, देयर कंडीशंस, उनके क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कॉमन आइटम्स इन सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स, कई बार इजी इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है उसके कार्बन आइटम्स और प्रोडक्ट के सबस्ट्रेट्स है उसके कार्बन आइटम, तो प्रोडक्ट्स के कार्बन आइटम्स, सबस्ट्रेट्स के कार्बन आइटम्स अगर आप मैच कर लेंगे तो ही आपका काम इजीली कई बार हो जाता है। आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने जेईई मेन 2024 केमिस्ट्री पेपर की एनालिसिस की, टफ क्वेश्चन तो बहुत ही कम थे, मीडियम और इजी बहुत ज्यादा थे। यानी कि अगर मैं पूरी प्लानिंग करूं, परसेंटेज वाइज देखूं, तो देखिए अब आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखूं, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखूं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखूं, मेरे को आसानी से दिख रहा था 61% इजी क्वेश्चन, 32% मीडियम क्वेश्चन, मुश्किल से 7% क्वेश्चन टफ। 25 क्वेश्चंस में से 7% टफ, आप समझ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन बस। तो बहुत इजी है सब कुछ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका काम बहुत आसान है। तो मेरी आपको यहीं से ही बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट, और डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।